चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। से 3 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में परफॉर्मेंस में जबरदस्त इजाफा है, कर्नाटक में मार्जिनल फॉल है, तो दक्षिण भारत में टीडीपी के साथ जो अलायंस आंध्र प्रदेश में है वो एक तरफा तरीके से 400 पार वाले नारे को सही साबित करने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। आइए उत्तर भारत में, तो मध्य प्रदेश गुजरात में परफॉर्मेंस रिपीट, यानी जो पीक परफॉर्मेंस थी उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 18 सीटों से सीधा वो लगभग 30 सीटें 31 सीटों पर पहुंच रहे हैं। ओडिशा में बहुत बड़ा राइज है, बहुत बड़ी उछाल है। वैसे ही तेलंगाना में है, जैसा मैंने पहले कहा था, एमपी में परफॉर्मेंस बरकरार रहती है और इस बार छिंदवाड़ा तक बीजेपी के पास जा सकता है। वहीं राजस्थान में फॉल है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी लगभग 4-5 सीटों पर 6 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तराखंड हिमाचल एक बार फिर से पूरी तरह से बीजेपी की झोली में। पंजाब में फिर मामला गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन दिल्ली में सिर्फ एक सीट में, चांदनी चौक की सीट पे कहा जा रहा है कि थोड़ा मामला गड़बड़ा सकता है। इस एक्सिस माइंड का आज तक के इस एग्जिट पोल के मुताबिक, अनुमानों के मुताबिक, एक बार फिर से आपको बता दें, पूरी चर्चा एग्जिट पोल के आधार पर है और एग्जिट पोल एक अनुमान होता है जिसमें एक सैंपल साइज लिया जाता है, उस पर होता है। लेकिन 94% एक्यूरेसी के ट्रैक रिकॉर्ड वाले एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। नतीजे 4 जून को ही आएंगे और वो भी आप सबसे तेज आज तक पर ही देखेंगे। अब चूंकि इस हिस्से में अब मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए कि विपक्ष की तरफ से जिन सीटों पर, देखिए राजस्थान में, हरियाणा में भी मैं कहती हूं, अभी तक देखिए अभय दुबे जी, ये दोनों राज्य भी पूरी तरह उनकी तरफ जा रहे थे, लेकिन इस एग्जिट पोल में मार्जिनली ही सही आपका वहां पर मतलब दिख रहा है कि आप राजस्थान में भी कई सीटों पर परेशान कर रहे हैं और 3 से 4 सीटों पर हरियाणा में भी। अब सवाल यह है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी अन्य राज्यों में भी वही होनी चाहिए थी जो यहां पर है? क्योंकि कई राज्यों में मतलब लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मतलब मैं दरअसल ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ, जब ये हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के साथ आप लोगों ने बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान में की, तो ऐसा लगा कि जो जो नेता जेल में जा रहे हैं उनको बचाने की रैलियां हो रही हैं। लेकिन राजस्थान हरियाणा में बात अलग थी। नहीं देखिए, एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि इन नेताओं को बचाने के लिए नहीं, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो करप्ट लीडर्स जिन पर आरोप बीजेपी लगाती थी उनको तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी खुद शामिल कर रहे थे बारी बारी से। मैं कई बार कह चुका हूं, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा, एक लंबा क्रम था और 2015 से यह सिलसिला जारी था। मानसिकता का फर्क है। आप देखिए सुधांशु जी ने क्या कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा कि हम किसानों के कर्ज माफी का सवाल जब खड़ा हुआ तो कहते हैं ये कर्ज उनका माफ करना चाहते थे और हम लोग उनको इंपावर करना चाहते हैं। अरे 16 लाख करोड़ रुपए धनपतियों का माफ नहीं किया। 76.15% टेली डेंसिटी थी जब आपकी सरकार आई थी। ये किसने किया था? किसने ये सारा नेटवर्क स्थापित किया? 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का संकल्प किसका था? आज बताइए क्या हाल है उसका, उस स्कीम का। बीएसएनएल को खत्म किन कंपनियों के लिए किया, यह देश जानना चाहता है। खैर, मुद्दों पर इन चुनावों में बात हो गई, लेकिन प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में भी नीचे तक जो दलित समाज के लोग हैं उनको इस बात का आभास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराया कि 400 पार यानी आरक्षण पर वार। इन्होंने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। संशोधन और पूरे संविधान को बदल देने में अंतर है। जनगणना का प्रश्न खड़ा किया, हमने तो की थी जातिगत जनगणना 2011 में। हमने जो जनगणना की थी उसके डेटा आपने छुपा दिए। आपने अरविंद पनागरिया की कमेटी एक बनाई कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष उसकी जांच करेंगे, ना उसके कभी सदस्य बनाए, ना उसकी आज तक कोई मीटिंग नहीं की, वो डेटा छुपा दिया। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये एक एक्सरे है। जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि किस वर्ग को कितना आर्थिक रूप से अभय दुबे जी देखिए, आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब जो मुद्दे आप उठा रहे हैं ना, अनंत बहस इस पर हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन्होंने नंबर्स छुपाए। अरे आपने कौन से कर्नाटक में, और मैंने तो भूपेश बघेल का भी इंटरव्यू किया, वैसे ही डीके शिव कुमार का भी किया। बघेल साहब ने भी कहा कि मैंने सबसे, बिहार से भी पहले मैंने नंबर्स जारी किए हैं, मैंने काउंटिंग की है, लेकिन उन्होंने भी नंबर्स नहीं जाहिर किए। क्यों नहीं उन्होंने नंबर्स को एक सेकंड किया? मैं इस पर बिहार में तो किया ना, बड़ा खुलासा करता हूं। राज्य जो करा रहे हैं वो जातिगत जनगणना नहीं है, वो सिर्फ सर्वे है। भारत के संविधान के आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के एंट्री 69 में ये केंद्र का अधिकार है और मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि अभय जी मैंने सर्वे पूछा कि बिहार ने सर्वे जारी किया, लेकिन सर्वे काउंटिंग जो सर्वे किया बघेल साहब ने वो नहीं सार्वजनिक किया, ना डीके शिव कुमार ने, मतलब जो सिद्धारमैया की सरकार है उन्होंने कर्नाटक में किया। एक सेकंड जल्दी से एक सवाल मेरा उनसे है, सुधांशु जी से। सुधांशु जी, हमारा ये सर्वे ये भी बता रहा है कि शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अगड़े, मतलब सबका आपको साथ मिला, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है उनमें एक तबका जाता हुआ दिख रहा है इंडिया गठबंधन के साथ। क्या आप ये मानते हैं कि ये जो आरक्षण के मुद्दे पर
आपके कुछ सांसदों का बड़बोलापन था कि हम संविधान बदल देंगे 400 पार आएंगे, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ आप आरक्षण बदल देंगे, ये विपक्ष ने जनता को समझाया। देखिए, निश्चित रूप से इन्होंने शुरुआत में एक प्रयास किया कि आरक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाए। इनका पूरी राजनीति भ्रम और भय दो मुद्दों पे थी, और हमारी जो राजनीति थी वो विकास और विश्वास के ऊपर थी। हम जनता का विश्वास अर्जित कर रहे हैं विकास के आधार पे, ये भ्रम पैदा करके भय उत्पन्न करना चाहते थे। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बात अभी अभय दुबे जी ने कही। राहुल गांधी तो कई रैलियों में बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में बोले हैं कि हमने कहा नीतीश कुमार से, बिहार में सरकार थी, देखो भाई तुम्हें तो जनगणना करनी पड़ेगी। अरे भाई, समझ में नहीं आता उस सरकार में आपकी हैसियत क्या थी जो आपने कहा। चलो मान लिया आपने तो उसको जनगणना कहा, सर्वे को, चलो सर्वे ही सही, तो जहां सीधी सरकार है क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हिमाचल में कर दीजिए, तेलंगाना में कर दीजिए, और कर्नाटक में तो स्थिति है, डीके शिव कुमार ने ओपनली कहा कि मैं नहीं करने दूंगा जारी। और किसी को समस्या हो तो जाके राज्यसभा की कार्रवाई देख ले। मैं उस समय था, खड़गे जी ने जब खड़े होकर बोला तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी स्वयं कर्नाटक से आते, उन्होंने कहा खड़गे जी, अरे भाई आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो चैलेंज कर रहा है कि मैं सर्वे को नहीं सार्वजनिक करने दूंगा। तो ये जो दिखता आपकी कथनी और करनी में अंतर, उससे लोगों को भी बाद में समझ में आया कि अच्छा एक और बात है, ये कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, इन्होंने तो खत्म कर दिया था। जामिया मिलिया में 2011 में खत्म कर दिया SC ST OBC का पूरा, मुस्लिमों को दे दिया पूरा का पूरा। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का खत्म कर दिया पूरा का पूरा। लेकिन सुधांशु जी देखिए, अब ये कंक्लूसिवली तो नहीं कहा जा सकता ये मुद्दा चला, ये मुद्दा नहीं चला, ये क्या, क्योंकि उसके लिए इंतजार करना होगा सीट वाइज तरीके से। लेकिन अभी तक जो ओवरऑल एवरेज है वो ये दिखा रहा है कि आपके जो साथी हैं उन्होंने अन्य जगहों पर तो ठीक परफॉर्म किया, लेकिन राजस्थान में आप अकेले थे, बिहार जहां आपको 39 आउट ऑफ 40 हुआ था, वहां पर आपकी कमजोर कड़ी नीतीश कुमार बन रहे हैं। एकमात्र हिंदी पट्टी का राज्य है, हिंदी भाषी राज्य, जहां पर बीजेपी की सरकार, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं बना है आज तक। सरकार तो आपने बनाई है, नीतीश बाबू को सीएम बनाया है। ये स्टेट आपसे कुछ कह रहा है इस लोकसभा चुनाव में भी, आपको क्या सुनाई दे रहा है? देखिए, बिहार बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो प्रयास किया था इंडी गठबंधन ने, उसके सूत्रधार तो बिहार में थे नीतीश कुमार जी। जब उन्होंने इनको छोड़ दिया तो सारे सूत्र तो स्वतः बिखर गए। जिसको ये अपने हिसाब से सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला बनाते थे, आज अगर बताते थे, वो तो आज अगर देखा जाए समाज के भिन्न भिन्न वर्ग हमारी तरफ। अंजना जी, आपने बात बहुत सही कही। आज तक ये हिंदी भाषी राज्यों में ऐसा एक राज्य है जहां हमारा मुख्यमंत्री कभी नहीं बना। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे जितने उप मुख्यमंत्री बने, 5 उप मुख्यमंत्री बने, जिसमें 4 पिछड़ी जातियों से बने और चारों अलग अलग जातियों के। सुशील कुमार मोदी जी आज के समय में, सम्राट चौधरी जी, तारकेश्वर जी, रेणुका जी और विजय सिन्हा जी तो अगड़ी जाति से हैं। ये बताइए, इन्होंने इतने साल में बनाया तो दूसरे, मतलब दलित और सवर्ण तो छोड़िए, पिछड़ों में दूसरी जाति तो छोड़िए, अपनी जाति में जब सत्ता देने की बात आई तो पहले लालू यादव जी का साला, फिर मेरी बीवी, फिर मेरा बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर दूसरी बेटी, अब एक और बेटी। अरे भाई, इसी के लिए तो कहावत होती ना, वो बाटे रेवड़ी पुनी पुनी अपने को। ये सामाजिक न्याय, मतलब सामाजिक न्याय यह है कि सब कुछ अपने परिवार में बांट दो और जरूरत पड़े तो गरीबों की जमीन भी ले लो और उसके बाद कहो जी हम इसके अलंबरदार हैं। मुझे लगता है कि अब हर वर्ग में बहुत जागरूकता आ गई है। सूचना क्रांति के अनुसार सबको जानकारियां मिलती है। ठीक है, भ्रम भी फैलाया जाता है, मगर कोई ईमानदारी से चाहे तो उसको चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए बिहार में ऐसा जो आपका अनुमान है, हमारे हिसाब से तो अनुमान से कहीं बेहतर रिजल्ट होने वाले हैं। इसी कारण से इनका असली चरित्र अब मैं एक बात और कह दूं, जो मीडिया स्वतंत्र हुआ है और जो साक्षरता बढ़ी है, दशक दर दशक भारतीय जनता पार्टी उतनी ही शक्तिशाली हुई है। हमारी पहली सरकार तब आई थी जब 50% साक्षरता दर थी। मोदी जी की सरकार तब बनी जब 60% साक्षरता दर, और अगर आज देखें तो साक्षरता दर 70% से ऊपर होगी, 75% के आसपास या 80 के आसपास पहुंच रही होगी, तो हम 400 के पार पहुंचते दिखाई पड़ रहे हैं। बस ये इतना काफी है बताने के लिए कि कौन सच के आधार पर राजनीति करता, कौन भ्रम के आधार पर राजनीति। सबसे बड़ा टेक अवे एक्सेस में आए इंडिया आशा के इस एग्जिट पोल में मेरे मुताबिक सुधांशु जी है बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों पर। क्योंकि आप मतलब कोई कमाल नहीं कर रहे तमिलनाडु या केरल में, लेकिन आप पैर दरवाजे में अटकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रही है 11 सीटों तक, जहां पर आप 1 से 4 पर पहुंचे थे 19 में। ओडिशा में आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो रही है। बंगाल में आप ममता दी को बहुत बड़ा चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में आगे बढ़ी है, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। 2014 का चुनाव हुआ, उसके जस्ट बाद, उस समय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे और 2 महीना रहे थे, उसके बाद अमित शाह जी अध्यक्ष बन गए। राजनाथ जी ने मुझे बात बताई कि चुनाव जस्ट जीतने के बाद 2014 के बाद
जो उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमसे कहा भाई मोदी जी तो गजब है, चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति होता तो थोड़ा सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, चलो चुनाव जीते। कहा वो पहली मीटिंग में ये डिस्कस कर रहे थे कि 2014 के चुनाव की बात कर कि 2019 में हम किन किन राज्यों से बेहतर काम कर पाएंगे ताकि सीटें बढ़ सकें। उसमें बंगाल और उड़ीसा प्रमुख थे और तेलंगाना। आप सोचिए जब अमित शाह जी अध्यक्ष बने तो उस लाइन के ऊपर फिर जो काम होना शुरू हुआ तो बंगाल में कहा हम 2-2.5% के ऊपर थे, 3 सीटों पे थे। पिछले विधानसभा में लोगों ने कहा हमारी 77 रह गए, अरे 38% वोट पाया हमने। आप सोचिए तेलंगाना में अभी लोग कहते थे, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने जो शानदार सफलता हासिल की और जिस शिद्दत के साथ हम लड़े, लोग कहते थे अरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों लड़ते। देखिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और ये 10 साल के सतत प्रयास, कर्मठता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय रहे अमित शाह जी और आज नड्डा जी हैं, उनके नेतृत्व में संगठन का काम और एक एक माइक्रो लेवल पर जिस तरह से काम किया जाता है उसका परिणाम है। कोई अनायास ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एकदम से हमें अनायास कोई चीज मिल गई है। ये सतत प्रयास का एक सहज स्वाभाविक फल है। और आप ये समझिए कि तमिलनाडु में इस बार वोट प्रतिशत में आप देखिएगा कि हमें उसमें भारी परिवर्तन है, एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ तमिलनाडु बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दक्षिण भारत में हम सीटों के लिहाज से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे। 2-3 सभी दलों में स्ट्रेटेजिक मिलाकर फैसले, सबसे ज्यादा सीटें हमारी होंगी दक्षिण भारत। पीएम का तो खैर इसमें फैसले रहते ही हैं, लेकिन गृहमंत्री ने भी जो फैसले स्ट्रेटेजिकली लिए जिसमें जेडीयू की वापसी को स्वीकारना फिर से, आपको लगता है कि वो क्रूशियल रहा टीडीपी के साथ अलायंस आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वहां पर टीडीपी के अगेंस्ट जाहिर तौर पर आपको 400 पार वाले नारे को सही करने में साथ देंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स, लेकिन साथ ही राजस्थान, और आप तो राजस्थान को बहुत अच्छे से समझते हैं मिस्टर त्रिवेदी, राजस्थान में क्यों फिसले सांसद जी? अभी अनुमान है। देखिए तीनों बातों का उत्तर देता हूं। देखिए बिहार में जो हमारा जेडीयू से दोबारा हुआ, अगर आप देखें तो 1995 से आज 2024 तक के 29 सालों में 1.5 साल के 2 कालखंड हटा दें तो तकरीबन 21 साल तो ये हमारे साथ रहे। तो एक सहज गठबंधन जो था वो भाजपा जदयू का था। राजद और जदयू का सहज गठबंधन नहीं है क्योंकि इनके वोट बैंक, कार्यकर्ता, प्रवृत्ति सभी में मतभेद है। टीडीपी के साथ अगर हम देखें तो टीडीपी हमारे साथ अटल जी के समय में भी रही, 2014 से 19 में मोदी जी की सरकार के समय में रही। तो आंध्र में जो सहज स्वाभाविक गठबंधन था भारत भाजपा का वो टीडीपी के साथ था। राजस्थान में जो आप बात कह रही हैं, राजस्थान में कई सर्वेक्षणों में दिखाया है कि हम कुछ एक सीटों में पीछे हैं, परंतु हमें विश्वास है कि जब परिणाम आएगा तो 2019 की परफॉर्मेंस हम रिपीट करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, 2019 में तो मैं सब प्रभारी था राजस्थान में। हमारा अनुमान लगता था हम लोगों को कि 22-23 सीटें आएंगी, 2-3 सीटें हमें गड़बड़ लगती थी और कई बार एक आध बार तो मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को ये कह भी दिया था। परंतु जब परिणाम आया तो 24 हमारी और एक हमारे सहयोगी दल के, हम 25 की 25 जीते थे। तो मुझे लगता है इस पे अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे राजस्थान। ठीक है, ये भी दिलचस्प है। हरियाणा पर आइए। हरियाणा में भी फिसल रहे हैं आप 3 से 4 सीटों पर। देखिए हरियाणा में अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी हमें काफी कम आंका जा रहा था। हमें तो लगभग 50-50 पे ले आया गया था कि 5 हम जीतेंगे और वो जीतेंगे। जहां पर अच्छा हो रहा है वहां आप गदगद दिख रहे हैं, तुरंत स्वीकार कर रहे हैं, पूरा सम्मान और एकदम वीर रस में आ जा रहे हैं। नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं। हो सकता है अगर हरियाणा, नहीं सुनिए तो, नहीं अंजना जी, यदि यही परिणाम रहते हैं तो हम ईमानदारी से इसका विश्लेषण करेंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं, यदि यही परिणाम रहते हैं तो विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हम ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे। परंतु अभी हमारा विश्वास ये है कि ये परिणाम जब आएंगे तो इससे बेहतर आएंगे। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।